सत्तू की वाइफ को क्यों भगा दिया था आपने? क्योंकि मैं चाहती थी कि 25 क्लर्क काम करे मेरी बहन के नीचे। एक डायलॉग बोल के और इसके बाद भी आप अटेंशन लेकर चले जाते। ब्यूरो क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं आप? सर, हमारी कंट्री में बहुत करप्शन है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। हमारे देश के दुश्मन देश को खोखला कर रहे हैं। हमारे देश के दुश्मनों को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा सर। आप उखाड़ेंगी? मिलकर उखाड़ेंगे ना सर, थोड़ा आप थोड़ा हम। मिलकर उखाड़ेंगे ना मिलकर सर, उखाड़ेंगे थोड़ा ना सर। आप थोड़ा हम। नैनी जी सिंगल है क्या? मेरी डाइटिशियन को ये कह देती कि तो आप दूध की चीजें छोड़ दो और चावल छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया डाइटिशियन को। कानपुर के लोग फैंटेसीज में भी थोड़ी सी विश्वास रखते हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री होता वाला तो है कि यदि मैं होता। वही तो चाहता हूँ मैं। हाँ, 2 रुपए की पेंसिल, नैनी का टिकट कैंसिल, वैसा हो जाए। कानपुर की बोली जो है वो है खड़ी बोली अवधि। कंटाप मार देंगे। कंटाप का मतलब ये टन से जो आवाज आएगी उसको कहा जाता है वही कंटाप। कि जीवन में हर तरह का चरण आना है आपके पास, लेकिन आप किसी को एज शेम, बॉडी शेम, कलर शेम, कास्ट क्रीड शेम ये नहीं कर सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इसे सरासर बदतमीजी कहा जाता है। बचपन में मैं मार पड़ती थी ऐसा करने के लिए। खत्म बात। क्या आपको जब घर में तिलचट्टे बहुत हो जाते हैं तो आप फ्लिट नहीं मारते क्या? एक समय के बाद आप इग्नोर करते रहते हैं? नहीं करते हैं आप इग्नोर। तो ये गंदगी आप मेरी प्रोफाइल पे मत। अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे फॉलोअर चाहिए ही नहीं। एक यूजर लिखते हैं जिनको आपने रोस्ट किया है, मैम प्लीज हटा दीजिए, मेरे फादर की डेथ हो जाएगी अगर उन्होंने ये देख लिया तो। नमस्ते, मैं हूं नैनी दीक्षित और ये दिखाई दे रहा है द मयंक बाजपेयी शो। दिखाई पड़ रहा है ना? इसको चुपचाप सब्सक्राइब करो, इनको फॉलो करो और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करो, सब करो। और इनका तो करो ही करो, मेरा भी करो और देखते रहो। और फिर उसके बाद नोटिफाई भी करो कि किसकी किसकी प्रोफाइल देखनी है, और बस यही करते रहो। हेलो एंड वेलकम टू द मयंक बाजपेयी शो। ट्रेलर देख लिया होगा, पता है आपको गेस्ट कौन है, वो बता नहीं रहा मैं। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत सुंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ऐसे सोचा था कि जब भी आपसे इंटरव्यू करूंगा ना तो मैं ये जरूर पूछूंगा, सत्तू की वाइफ को क्यों भगा दिया था आपने? क्योंकि मैं चाहती थी कि 25 क्लर्क काम करे मेरी बहन के नीचे। फिर बंदा आया तो बहन को आपने प्रॉब्लम में डाल दिया फिर? हाँ, अब देखो ऐसा हुआ कि अरे लेकिन ये भी तो समझना चाहिए ना यार कि अगर हम ये नहीं करते तो क्या ये इस इंसान के अंदर वो जिजीविषा जागती? मतलब क्या होता है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था उस स्क्रिप्ट में वैसे भी, कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई फिल्म आती है उसमें आप एकदम वो हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं, शराब पीने लगते हैं लोग, ठेके पे चला, उस टाइप की मामला होता है ना, ठुकरा देता है कोई प्यार। तो ये कितनी अच्छी बात है कि उसके अंदर मैंने ये आग जगाई कि वो क्या कर सकता है अपनी लाइफ में, वरना वो ऐसे क्लर्क बना रहता। वैसे तो मेरे उस मूवी के आने के बाद मेरे आसपास बहुत कम ब्रेकअप हुए हैं, लेकिन वो मोटिवेशन की तरह मैंने देखा कई लोग यूज करते हैं तो उसे। वो चेंज ओवर कितना अच्छा है यार, कि मतलब ब्रेकअप हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि चूड़ियां तोड़ो ना घर में बैठे, कुछ करो अब आगे जाके। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर रोल। श्योर। प्लेइंग अ वेरी और गेटिंग अ वेरी लेस स्क्रीन टाइम, बट फिर भी उस कम स्क्रीन टाइम में इम्पैक्टफुल हो जाना। Whatever I have seen, whatever you have done as a work in the industry, watch screen time. I'm not saying this in the wrong sense. There's no movie which is around you, but whatever screen time you get, you are very impactful. कैसे आता है ये? मैं यही कहूँगी इस बात के लिए कि सबको थिएटर करना चाहिए। Okay. क्योंकि ये लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं वो लिटरेचर पे नहीं होती, बहुत ज़्यादा लिटरेचर से स्क्रिप्ट डिराइव नहीं होते। पढ़ना नहीं पसंद करते हम। हाँ, ये कारण हो सकता है कि यही कारण होता है। सीधी सी बात है कि अगर 2 चीज़ें होती हैं ना, कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, तो ना तो इतनी सैर करते ना इतना पढ़ते हैं, तो ये सत्य है। तो मुद्दा ये होता है कि अगर आप थिएटर करते हैं तो अगर आप नाटक की किताबें या उपन्यास उठा के देखें, उसमें जो छोटे कैरेक्टर भी होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलरली किसी वक्त के लिए आ रहे हैं और अगर डायरेक्टर अच्छा तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। तो सारी स्क्रिप्ट ना सही, कुछ स्क्रिप्ट्स में ऐसा होता है
जैसे कि स्पेशल 26 उसमें तो मतलब कुछ भी ही नहीं था। एक डायलॉग बोल के और इसके बाद भी आप अटेंशन लेकर चले जाते हो। मिलकर उखाड़ेंगे ना सर, मिलकर उखाड़ेंगे थोड़ा ना सर। आप थोड़ा हम। हाँ, तो उसमें देखिए क्या था, उसमें तो कुछ भी नहीं था, वही एक पैराग्राफ था और वो रिपीट हो के आता है जब फिल्म ओपन होती है, जब इंटरवल टाइम आता है फिल्म का। तो वैसे तो मेरा ऐसा कहना है कि ये आप मान लीजिए कि स्क्रीन टाइम कुछ नहीं होता है। और ये मुझे पहले देखिए बहुत बुरा लगता था, जब आप नए नए FTI वगैरह से पास होके जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप यही चाहते हैं ना कि आपको ढेर सारा काम करने को मिले। तब का आइडिया आपका ऐसा होता है कि आपके पास डायलॉग बहुत हों, क्योंकि ये तो सत्य है कि आपके पास डायलॉग बहुत होते हैं तो मरता क्या ना करता, आपका तो मुंह लगाना ही पड़ेगा ना उनको। तो तब ऐसा लगता था कि अरे इतना ही है ये वो। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये बात समझ ली है, जब से डिजिटल वर्ल्ड बढ़ गया है तब से मैंने ये बात समझ ली है कि ये मेरा ही सीन है, क्वालिटी मैटर। और हाँ, और मैं कंपटीशन करने नहीं आई हूँ हीरो हीरोइन वगैरह से, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, ये मेरा ही सीन है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे यार मेरे सामने तो अमिताभ बच्चन थे, अनुपम खेर थे, मैं तो एकदम घबरा गया करने में। अरे तो यार मतलब तुम वहाँ पर उनके संग खुशी मनाने गए थे या घबराने गए थे? सीधी सी बात है, अगर आप एक एक्टर बन के निकल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात होगी कि आपके सामने और भी टैलेंटेड कोई एक्टर खड़ा हो, आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप घबराते रहेंगे तो फिर वो जो आपने कहा कि छोटे टाइम फ्रेम में आप इम्पैक्टफुल कर पाएँ, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको खुश होना चाहिए कि मैं तो वेट कर रही हूँ कि अमिताभ बच्चन के साथ मेरा कोई सीन हो कभी, और वो एक भी सीन हो। लेकिन मुद्दा ये होगा कि ये आपका भी एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा कि क्या आप ये कर पाएंगे इतने ट्रेंड व्यक्ति के सामने, जो लिटरेचर में इतना एट होम है, जो अब एक्टिंग तो आप क्या ही कहें बच्चन साहब की या शाहरुख खान, फॉर दैट मैटर एनी गुड एक्टर। तो ये तो आपका भी लिटमस टेस्ट होगा। तो मुझे तो खुशी होती है, मज़ा आता है। So everyone should go to the theater in हाँ order to... बिल्कुल, आपको थिएटर करना चाहिए, आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए। यस। So कौन बैचमेट्स कौन थे आपके? विजय वर्मा, जयदीप, राजकुमार, सनी हिंदुजा, आई माई सेल्फ। Very nice. No, obviously I think पहले वो टाइम्स अलग थे, I think क्राइटेरियाज भी अलग थे। जी। वो 80s 90s वाले टाइम पे जी completely different क्राइटेरियाज थे। आजकल तो 2 क्राइटेरिया हैं, या तो I think you're a star kid, 2 नहीं है वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेन 2-3 क्राइटेरियाज हैं। हाँ, मैं और समझ या रही हूँ। फिर you are very fine in your acting skills, so you don't go unnoticed, which makes me come to my next question. जो हमारी मूवीज में मेल एक्टर्स हैं, डिस्पाइट ऑफ नॉट कैरिंग द जो एक ट्रेडिशनल हीरो के लुक्स हैं, 6 पैक एब्स हैं, वो ना होते हुए भी उन्होंने अपना बड़ा नाम बताया। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ पंकज त्रिपाठी की, मैं बात कर रहा हूँ मनोज वाजपेयी। फीमेल एक्टर्स में ऐसा स्पेस अभी तक, या फिर ऐसे एक्नॉलेजमेंट किसी पर्टिकुलर, आप मुझे 2-3 नाम नहीं बता पाओगे, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, मैं खुद भी याद करने लगी थी सडनली, बिलीव मी, मैं याद करने लगी थी। मुझे सडनली दिमाग में कोंकणा का नाम आया था, कोंकणा सेन शर्मा, बहुत फाइन, मतलब वो फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। तिलोत्तमा शोम का नाम आया और तब्बू का नाम आया। लेकिन अगर मैं तब्बू को भी देखूं तो उनकी तब्बू की भी जो आप शुरुआत देखें तो वो कितना वैसा था ना, विजय पथ एंड ऑल दैट, एकदम मेन स्ट्रीम सिनेमा। एंड देन अच्छी बात ये कि उन्होंने अपने लिए ये फाइंड आउट कर लिया कि उन्हें क्या करना है। हाँ, तो आपके अगर सवाल पर आए तो स्क्रिप्ट्स कहाँ हैं हम लोगों के लिए? हम लोगों के लिए स्क्रिप्ट्स तब बनकर आती हैं जब बहुत सारी पुरुष प्रधान स्क्रिप्ट्स, मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक दिल्ली क्राइम आया जिसमें एक महिला का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सामने आया और कितने अवार्ड्स भी जीते, बना भी बहुत अच्छा, परफॉर्म भी सब लोग बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बीट अ मैन और अ वुमन। एक उसके सिवा सोचिए, मुझे याद ही, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ ऐसा कोई OTT या फिल्म याद करूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ पहली शक्ल किसी महिला, कहाँ है? स्क्रिप्ट्स ही नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि कहानियाँ नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पुरानी फिल्म बंदिनी नहीं है, मदर इंडिया नहीं है, निर्मला उपन्यास नहीं है, या मैला आंचल नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मुद्दा ये है कि पेट्रियार्की थोड़ी तो है यार।
बहुत कोशिश कर ली है काफ़ी हम लोग। मैं फेमिनिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब मैं ये ओपनली कहना चाहती हूँ। लोगों को लगता है मैं फेमिनिस्ट हूँ, नहीं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं ठीक उसी तरह हूँ कि मैं पार्टी को वोट नहीं देती, व्यक्ति को वोट देती हूँ। तो यहाँ पर भी मामला ऐसा है कि मैं अगर पुरुष सही है किसी जगह तो वो मेरे लिए सही है, बात ख़त्म हो गई। वैसा ही फिल्मों में है कि हमारे पास स्क्रिप्ट्स नहीं हैं। मैं जल्दी किसी को पुलिस इंस्पेक्टर बनने नहीं देखती, किसी महिला को। कोई बहुत ही ऐसा तगड़ा कैरेक्टर हो जिसमें कि कोई महिला का ग्रे शेड दिखाना हो, तो मैं वैसा कोई कैरेक्टर ही नहीं देखती। दीपिका पादुकोण बनी तो पुलिस एक, हाँ चलिए एक वो भी, लेकिन देखिए जैसे आपने कहा कि एक हीरो हीरोइन वाला मामला है और एक एक्टर्स वाला मामला है। एक बहुत पीछे जाएं तो जय गंगा जल में प्रियंका चोपड़ा, दो बहुतायत की बात हो 50-50। अब जैसे हॉलीवुड में हम पहले भी बात कर रहे थे कि हॉलीवुड में एक सेक्ट है कि ये कैरेक्टर्स हैं, ऐसे 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 डिफाइन किया जाएगा। कितने डॉक्टर के कैरेक्टर या कितने पॉलिटिशियन के कैरेक्टर या कितने पुलिस वालों के कैरेक्टर, या बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यार। कैरेक्टर तो एक ऑटो चलाने वाले या वाली का भी हो सकता है। मैं अभी कानपुर में थी, मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं ऑटो चला रही हैं, और कोई उन्होंने इस तरह का मुझे रिएक्ट नहीं किया कि बड़ी मजबूरी में है और वो रात में जाती हैं, आटा गूंथती हैं, खाना बनाती हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा हमको अच्छा लग रहा है, हम चला रहे हैं, इस तरह का एटीट्यूड। तो ये फिल्में बनती कहाँ हैं इतनी? 2-4 आएंगी, जैसे OTT पे भी एक आध चीज़ें हैं। मैं बताऊं, पर हाँ, आई थी एक पिक्चर, बट आई थिंक अगर वो थोड़ा सा क्रिटिकली ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट साइड चली गई। मैं मिसेस की बात कर रहा हूँ। मिसेस, देखिए मिसेस की मैंने एक्चुअल पार्ट नहीं देखा है, Okay. तो मैं उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती। जहाँ तक रही बात इस फिल्म की, तो जैसे एनिमल फिल्म में था ना, दो अलग लोग हो गए थे। एक था जिसके लिए वो पीस ऑफ आर्ट था और एक ने कहा ये किसका क्या मतलब है। तो मुद्दा ये है कि पहले बनाओ तो, ग्रुप तो बाद में बनेंगे, एक्सट्रीम तो अब बाद में हो गए, पहले बना तो लो। हैविंग सेड दैट, मैं ऐसी भी फिल्में चाहती हूँ कि जहाँ पर जिस तरह मिसेज में एक महिला के प्रति इतनी प्रताड़ना दिखाई जा रही है, अरे एक महिला को भी तो दिखाओ प्रताड़ित करते। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि ये ग्रे कैरेक्टर्स नहीं हैं, या तो महिलाएं टू गुड हैं या फिर वो एकदम हाई फाई कोई पॉलिटिशियन, बट वो भी बहुत 100 आ जाते हैं जब प्रोडक्ट्स, तब एक कोई आता है सामने। बट ये कैरेक्टर, हाँ रेशो बहुत ज़्यादा कम है। स्क्रिप्ट में मुझे ये लगता है पहले वो लोग सोचते उसको इसी हिसाब से सोचते होंगे कि एक्टर कौन रखें, फिर उन्हें लगता होगा कि हाँ इसमें एक्ट्रेस भी, चलो इसको वैसे बनाए, वैसा होता है। नहीं, लेकिन अब आई थिंक लव स्टोरी से धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट्स की मूवीज जा रही हैं, सो इट इज नॉट ट्रेडिशनल। लेट्स सी, अब अगले थोड़े 50-60 साल हमें और वेट करना होगा इसके लिए। सिनेमा को साइड में रखते हैं थोड़ी देर, आते हैं आपके इंस्टाग्राम पे। जो ये काम करते हो आप, इतना खतरनाक काम कोई नहीं करता, पता है आपको? इंडिया में क्या, वर्ल्ड में नहीं करता। ऑडियंस, जनता जनार्दन सबके लिए ऑन द टॉप है जी। आप वही लोगों को पकड़ के रगड़ देते हो। नहीं, मैं जनता जनार्दन को नहीं रोस्ट करती हूँ, मैं उस व्यक्ति को रोस्ट करती हूँ जो, देखिए सोशल मीडिया क्यों बना था कि आप सोशल हों, आप वहाँ एंटी सोशल हरकतें करेंगे तो मतलब यार कभी तो आपको जवाब मिलेगा। एक पुरानी चीज़ मुझे याद आ रही है। एक बार ऐसा हुआ था कि अष्टवक्र थे, एक ऋषि थे, डिफॉर्म्ड बॉडी थी, 8 जगह से डिफॉर्म्ड थी, तो उनका नाम अष्टवक्र था। और फिर वो एक बार जनक की सभा में गए थे, आई थिंक जनक ही थे, मतलब किसी राजा की सभा में गए थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट जनक। तो वहाँ शास्त्रार्थ के लिए उन्हें बुलाया था उस राजा की सभा में। तो सब उन्हें देख करके मजाक उड़ाने लगे, तो उन्हें लगा कि यार हम तो यहाँ शास्त्रार्थ करने आए थे, ये सब यहाँ क्या चल रहा है भाई। तो काफ़ी देर वो इस चीज़ को इग्नोर करते रहे, पर एक समय के बाद उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं तो शास्त्रार्थ करने आया था, मुझे क्या पता था कि यहाँ मुझसे भी ज़्यादा मूर्ख बैठे हुए हैं। मैं तो इतना मूर्ख हूँ कि मैं शास्त्रार्थ करने आया था मूर्खों की सभा में, लेकिन मूर्ख तो इतने ज़्यादा मूर्ख हैं कि वो शास्त्रार्थ भूल करके शरीर पर कमेंट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अमेजिंग लगा यार, कि हर चीज़ आप हर चीज़ कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एक हर चीज़ की लिमिट होती है इग्नोर करने की। क्या आपको जब घर में तिलचट्टे बहुत हो जाते हैं तो आप फ्लिट नहीं मारते क्या? एक समय के बाद आप इग्नोर करते रहते हैं, नहीं करते हैं आप इग्नोर। तो ये गंदगी आप मेरी प्रोफाइल पे मत, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे फॉलोअर चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो इन्जॉय करने आए हों, आप आनंद उठाने हो। कोई डांस अच्छा करता है, आपने देख लिया,
अच्छा लगा आपने कमेंट कर, नहीं अच्छा लगा आप आगे बढ़ गए। बट अब इसमें मेरा एक रेफरेंस है जी। इंटरनेट इज ऑलवेज। यस। आपने आज कोई फोटो डाली, लेट्स से कोई Right, बच्चा है, right, उससे right. गलती हो जाती है, वो आया कूल बनने के लिए, उसने लिखा कुछ, है ना, वो जानता नहीं है कि क्या correct. होगा, उसने कुछ भी लिख दिया, लिखने के बाद आपने उठाया उसको, रोस्ट कर दिया। रोस्ट करा जी। अब वो आपके प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है, उसका इम्पैक्ट इतना कितना हो सकता है एग्जैक्टली उसकी पर्सनल लाइफ पे, और आई थिंक आगे भी होगा, कभी कभी भी वो आगे जाएगा कुछ। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, अगर अगर ये मादा रखते हैं कि आप अपनी मानसिक क्षमता से किसी को उसके शरीर, जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय आदि पर ट्रोल करने आए हों, ट्रोल ओपिनियन नहीं होती, उसका नाम ही ट्रोल है, मतलब वो उसका तो मीनिंग ही नेगेटिव है ना, तो ओपिनियन कैसे हो सकता है वो? तो यदि आप इतना मादा रखते हैं तो आप क्षमा मांगने का भी मादा पब्लिकली रखिए, वरना तो फिर ये मेरा पेज है। क्या अगर आपने मुझे ट्रोल किया, क्या पता कि आपके इस ट्रोल करने से मुझ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता? क्या पता मैं वो कदम उठा बैठती जो मेरे रिश्तेदार या मेरे घर वाले, या भाई आप पढ़ते तो हैं ही ना लोग कमेंट्स, उन पर भारी पड़ता तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। एक यूजर लिखते हैं जिनको आपने रोस्ट किया है जी, उसने पैराग्राफ में अपॉलॉजी लिखी है और ये भी लिखा है कि मैम प्लीज़ हटा दीजिए, मेरे फादर की डेथ हो जाएगी अगर उन्होंने ये देख लिया तो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नहीं लिखा है? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुझे इसलिए याद है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसने ये लिखने के बाद फिर इसे डिलीट क्यों कर दिया? नहीं लिखा हुआ आई थिंक। मैंने तब तो पढ़ा था, लेकिन फिर जब मैंने उसे दोबारा स्क्रॉल किया तो वो मुझे कहीं नहीं दिखा, और फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाई उसने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने उसे दोबारा स्क्रॉल करने का प्रयास किया था। और ये तब हुआ है, आई थिंक वो वीडियो है अपॉलॉजी, ओके, दैट थिंग इज अप। तो यदि आप किसी भी पुरुष को भी, स्त्री की बात नहीं है, किसी भी बच्चे, पुरुष, महिला, किसी को भी यदि आप उस हद की गालियां देने का अधिकार रखते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको माफ़ी भी आपकी पब्लिकली होनी चाहिए? तो ये तो आपको तब सोचना चाहिए था। तो ये उन लोगों की तरफ से पूछ देता हूँ जो आते हैं आपके प्रोफाइल पे रोस्ट करने के लिए, रोस्ट हो जाते हैं गलती से जी, तो रिमूवल प्रोसेस है, क्षमा की निर्भर करता है कि आपने क्या बात कही है मुझे। okay. आप यदि मुझे पब्लिकली गाली देकर जाएंगे तो फिर जहां आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा है, उसकी अगली लाइन से मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू होती है। ओके, फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्ट भी तो है आपकी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देयर नीड्स टू बी अ पॉइंट वेयर ये इम्पैक्ट करेगा जाके किसी ना किसी को आगे। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए, अब इसके दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, शायद 1 साल 2 साल ही गुजरा होगा, उड़ीसा या कहीं का एक क्रिएटर था, वो लड़का 17-18 साल का रहा होगा, और एंड ही वाज फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, ओके, इमेंसली टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट। तो उसने धीरे धीरे साड़ी ड्रेपिंग, ये वो, मतलब होता है ना जो मेकअप के संग सारा सेटअप, तो मैं उसके सेटअप वगैरह को देख के ये समझ पा रही होती थी कि बड़ी मुश्किलों से इसने ये सब सेटअप लगाया है यार, और ये टैलेंटेड है। सडनली वन फाइन डे मैं सुनती हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। क्यों? क्योंकि लोग उसे लगातार उसकी सेक्सुअलिटी और उसके ट्रेंड जो वो मेकअप वगैरह करता था उसके लिए ट्रोल कर रहे हैं। तो भीड़ का दिमाग नहीं होता, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना ऐसा कहा जाता, भीड़ का दिमाग नहीं होता। और इस भीड़ को अब आप ये बताइए कि इसमें से आप किसे उठाएंगे सज़ा देने के लिए? क्या सरकार का ऐसा कोई प्रावधान है? चलिए, आज मैं थोड़ी मेंटली स्ट्रांग हूँ, या मैंने रोस्ट हंसी हंसी में किया, सब हंस रहे हैं। वो बच्चा जिसे कि अपनी जीविका चलाने के लिए वो थोड़े पैसे कमाने लगा था, और वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा था जो एंटी सोशल हो या जो संविधान के अगेंस्ट हो। अब उसके उन परिवार वालों के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? तो यदि इनको इतनी जिम्मेदारी का शौक है तो ये अपने बोलने की जिम्मेदारी लें, क्योंकि आप फिर तो आप देखिए, आपने जो किया है आपको उसको आपको करना पड़ेगा, और किसी को नहीं छोड़ते आप। राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल आई थिंक काम करता Imagine, है, उसको भी पकड़ लिया exactly, आप पुलिस में काम करते हैं। सबसे पहला तो मुद्दा मुझे ये लगता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कमेंट किया और आपने प्रूफ के तौर पे उसे डाल दिया, और ये अमुक व्यक्ति है, आपने डाल दिया, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो जब आप स्नैपशॉट लेते हैं तो वो फोटो भी आ जाता है।
तो इससे क्लियर होता है कि इस व्यक्ति ने किया है। आप पुलिस में हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक आर्म फोर्सेस और पुलिस वगैरह को ड्रेस के साथ अपनी प्रोफाइल में पिक्चर्स डालना या ये सब करना, प्रोफाइल बनाना ही मना होता है। एक्चुअली चलो आप बना भी लो, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि बहुत सारे पुलिस के वर्कर्स हैं ऐसे जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी अलग से बात भी हुई थी इस प्रकरण के बाद। वो लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि आप वर्दी में डाल सकते हैं, नहीं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मेरा कहना ये है कि यदि आप पुलिस में हैं तब आप ये काम कर रहे हैं, मतलब ये तो वही बात हो गई कि ये तो चिराग तले अंधेरा है। फिर अब आप मुझे बताइए कि कहा तो जाता है कि साइबर में आप कंप्लेन करें या ये करें या वो करें, 50 लंबे रास्ते हैं। लेकिन अब क्या करें अगर कोई व्यक्ति जो प्रशासन का हो के स्वयं ये काम कर रहा है, इनकी जवाबदेही किसके पास है? तो मैंने उसमें राजस्थान पुलिस को भी टैग किया था कि आप देखें इसके विषय में क्या करना है। क्या कोई पहल हुई? नहीं हुई। अगर उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ। कुछ जैसे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2-4 लोगों पर एक्शन लिया और उनका माफ़ीनामा आया, उन्होंने माफ़ीनामा पुलिस ने रिकॉर्ड करके भेजा। तो यदि आप इस हद की अभद्र गाली किसी महिला या पुरुष को दे सकते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो माफ़ी भी पोस्ट करूं कि इसका ये रिएक्शन आया है सामने, वरना तो फिर तो क्या जंगल राज है। तो व्हेन यू डू दिस, जो भी आप करते हो, राइट, उससे मनोरंजन और लोगों का होता है, लेकिन साथ के साथ इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ, देखिए क्या होता है कि कोई कमेंट आपके पास, ये आप मान लीजिए ये ह्यूमन मेंटालिटी है। चाहे कोई कहे अरे मेरे तो कमेंट्स आते हैं, मैं तो पढ़ती हूँ, तो ध्यान भी नहीं देती, ऐसा नहीं होता, ये झूठ है। आपका खून जलता है क्योंकि बिना वजह आपको कोई ऊट पटांग कह रहा है। आप कोई ऐसा तो है नहीं कि वोट दे के प्रधानमंत्री बने हैं, कि सरकार बनी है आपकी कि मैंने आपको वोट दिया, हम तो कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब गाली देना नहीं होता है, और यदि होता है तो फिर लो, फिर वैसी बात है। मुझे एक और बात नहीं समझ आती, स्पेशली आपके केस में, कि ऐसा पता नहीं क्यों है कि आई थिंक ये और फीमेल क्रिएटर्स से ज़्यादा अभी तो नहीं मिला हूँ मैं, कि उनको भी शायद उनके पास भी आता होगा बट वो इग्नोर करते हैं। लेकिन ज़्यादा ही पेक्यूलियर और पर्सनल, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे लगता है वो इतने नाइव हैं कि जैसे फॉर यू हैव दिस ग्रे पैच, नाउ दिस इज अ पार्ट, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपने खुद से करवाया है। हाँ। ठीक है, मेरे एक्चुअली बाल ग्रे, मतलब बहुत सेक्शन ग्रे है, तो मैं कलर करती हूँ, बट इसके पीछे की भी कहानी है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। जी, अब यहाँ से बुढ़िया बोलने लग जाना, Right. ये एक तरीके से नहीं, नाइव है बंदा, उसको पता भी नहीं है कि आई थिंक इस रीजन नहीं, इसे नाइव होना नहीं कहते। अच्छा, नाइव होना इसे नहीं कहते। नाइव होना कहते हैं कि मैम आपने अगर सारे बाल कलर किए तो ये क्यों छोड़ दिया, इसे नाइव होना कहते हैं। ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बुढ़िया है, समझ लीजिए हमारे माता पिता भी हैं, तो क्या आप इस लेवल के अनपढ़ हैं कि आपको इस बात की तमीज़ नहीं है कि अगर कोई बूढ़ा है या जो भी है तो आपको क्या ज़रूरी है कि उसको ये कहा जाए? आपका वो लेवल नहीं आएगा। मतलब ये तो फिर डर की बात है कि आपको अगर ऐसा लगता हो कि हम तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, भाई तो तू पहले ही निपट लेगा बूढ़ा होने से पहले, ये कहना चाह रहा है क्या अपने लिए? तो वो वैसी बात है। ओके। वही अगेन मेरा कहना है कि जीवन में हर तरह का चरण आना है आपके पास, लेकिन आप किसी को एज शेम, बॉडी शेम, कलर शेम, कास्ट क्रीड शेम ये नहीं कर सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इसे सरासर बदतमीजी कहा जाता है। बचपन में मैं मार पड़ती थी ऐसा करने के लिए। खत्म बात। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं। हाँ, और मैं जब ये बोला था कि आप ये अकेले कर रहे हो, जो पूरे अगर वर्ल्ड को उठा के देखो ना, सारी कंट्रीज में, स्पेशली अभी इंडिया की बात कर लेते हैं हम पहले, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे एक्टर्स हो, एनीबडी हु कैन इन्फ्लुएंस पीपल, हर कोई कभी भी वापस जाके ऑडियंस में से कुछ लोगों को जहाँ पे वो नहीं सही है फीडबैक नहीं देना चाहता है। आप किसी की भी कोई भी पॉलिटिशियन भी अगर उठाओगे तो जनता जनार्दन वर्ड जो यूज़ करा जाता है ना, कि जनता में सब सही है। अब बहुत कई बार है, हर तरीके के लोग होते हैं। आपने बोला भीड़, वो जब तक इंडिविजुअल होता है तब तक अलग बात है, जब वो इकट्ठे कलेक्टिव ग्रुप बन जाता है तो वो इट जस्ट बिकम्स, और कोई भी फीडबैक नहीं देता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, वापस जाते हो, लोगों को बताते हो। मैं तो बस अभी भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रिमूवल का एक प्रोसेस होना चाहिए उस बंदे के लिए। अब ये देखिए रिमूवल का प्रोसेस, मैं इस पे भी आपको एक बात बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपकी नज़र में आ गया कोई कमेंट और मैंने रिप्लाई उसको लिख दिया,
यदि आप उस समय आपने माफ़ी मांग ली, और मैं बहुत तेज़ हूँ, मुझे याद रह जाती हैं शक्लें, मुझे प्रोफाइल याद रह जाता है, ओके, क्योंकि मैं प्रोफाइल देखती हूँ। आप अगली बार फिर वही कर रहे हैं। अच्छा ऐसा भी तो हुआ? अब 2-3 बार आपने कर लिया, ऐसा भी हुआ? हाँ, तो अब जब आपने 2-3 बार कर लिया, 2 बार कर लिया आपने, अब तीसरा छक्का तो मैं मारूंगी ना फिर यार, मैं थोड़ी ना रन आउट होने आई हूँ। ओके, वैसी बात है। ऐसा होता है वैसे? हाँ, अरे कंटिन्यूअसली? हाँ, अब यार देखिए, हर दिन आप सारे टाइम नहीं कर सकते यार, ये मैं सारे टाइम थोड़ी ना स्क्रॉल कर रही हूँ इंस्टाग्राम। एक आध बार नजर पड़ गई, कुछ कमेंट बहुत अभद्र होते हैं, आपकी नजर पड़ जाती है, मैंने देखा, है ना, नजर पड़ गई, आपको समझ में आ गया, तो लोग कहते हैं कि ब्लॉक कर दो। मेरा सवाल ये है कि क्या जब सड़क पर महिलाओं के साथ जो व्यभिचार होते हैं, क्या उसके चलते आप ये कहेंगे अपने घर की लड़कियों से कि तुम घर में बैठ जाओ, क्योंकि तुम बाहर निकलोगी तो एक्सीडेंट होगा? तो यहाँ ऐसा क्यों? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सोशल मीडिया है ये एक तरह का व्यभिचार है, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है, इसलिए वो आपके साथ शारीरिक व्यभिचार नहीं कर सकते, वो कहीं हैं, तो वो कीपैड के ज़रिए ये गंदगी कर रहे हैं। इसे गंदगी करना कहते हैं। आप शाब्दिक तौर पर, शारीरिक या मानसिक या वैचारिक तौर पर यदि कोई अभद्रता जो एंटी सोशल डॉकेट में आता है, वो व्यभिचार कहलाता है। आप व्यभिचार कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आपको कोई पकड़ नहीं सकता। तो वैसी बात है, एक आध बार इग्नोर कर दिया, 2 बार कर दिया, अब तो मान ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? जहाँ पे मैं आपको भी ये कह रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को भी ये कहूँगा, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। आप सब जो भी डालते हो वो, अब देखिए मुद्दा तो फिर वैसा ही होता है कि तुमने जेल में फिर कितना अच्छा काम किया, उस हिसाब सजा कम की जाती है। ओके ओके, वैसा होता है। देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, है ना? कानपुर के बारे में 4 अच्छी बातें बताओ। 4 थोड़ी होती है वहाँ के लिए, तो वहाँ की तो सब बातें अच्छी हैं, सब अच्छी है। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। कानपुर की देखिए सबसे अच्छी बात तो ये तो हमें पता ही है कि वो हैप्पीनेस के इंडेक्स पे है। लोग बहुत मतलब ऐसे चिल्ड आउट नहीं है लोग। 2 शब्द की 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है चिल्ड आउट होना, वो चिल्ड आउट नहीं है वो लोग, वो मतलब एकदम रायता हैं वहाँ पर। मतलब ऐसा है कि आप अगर कहोगे कि सुनो तुम 11 बजे आ जाना, तो वो 11:15 ही आएंगे। वो सिर्फ ट्रेन और फ्लाइट के लिए को समय पहुँच जाएं। तो उनका मतलब ऐसा है कि ऐसे स्ट्रगल मत करो जीवन में, जो है जैसा है उसमें आपका सेटअप बन जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है बाय द वे। हाँ, बुरी बात भी हो सकती है दैट यू हैव टू बी, मतलब आपको वक्त के साथ चलना है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये चिल्ड आउट होना भी अच्छी बात है। आप आजकल की इतनी भसड़ वाली लाइफ चल रही है, उसके बीच में अगर आप चिल्ड आउट हैं तो थोड़ा हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है, ये सत्य है। दूसरी अच्छी बात यह है कि वहाँ जल्दी कोई बुरा नहीं मानता है। जैसे कि अब क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ पर। देखिए ऐसा है, हरकत ऐसी करोगे प्रोफाइल देखने लायक तो देख दी जाएगी, तो वहाँ पर मतलब सीधा वहाँ और वहाँ पर अगर जैसे किसी को कुछ मतलब गुस्सा आ गया किसी बात पे, तो वो ये नहीं कि बहुत छोटे में उसे निपटा दें, फिर वो एकदम ही एग्जैजरेटेड बात करते हैं कि तुम्हारे कंटाप लॉन्च करेंगे, छोटी बात नहीं करते फिर। तो वहाँ पर जल्दी लोग बुरा नहीं मानते हैं। आप अगर हरकत ऐसी कर दें तो वो फिर बहुत ही बुरा मान जाते हैं। ओके। हाँ, तो ये एक बीच का वहाँ कुछ मुद्दा नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि या तो वो बहुत शांत है या फिर वो एकदम ही आतंक है, ऐसा है मामला। और ये मुझे मामला अच्छा लगता है। हाँ, बीच का कोई रास्ता होता भी नहीं है। और खाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया जगह है। आज भी आप मतलब महंगाई देखिए पूरे विश्व में इस समय, लेकिन खाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सस्ता खाना है, बहुत अच्छा खाना है। और जो खिलाने का तरीका है वहाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि भाई 10 रुपए का ये दे दो और उन्होंने दे दिया, तो वो पूछ लेंगे कि नमक ठीक है, मिर्चा, मतलब आपसे वो सब कुछ पहले हामी भी भरवाएंगे, फिर आप कहोगे कि ये थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया, तुमसे हम कह रहे थे कि ये वाली चटनी डलवा लो। तो वो उसमें एक पर्सनल टच भी है। ऐसा नहीं कि इसमें इतनी मिर्चा पड़ी तो इतनी डालेंगे, इतना नमक, इतनी काली मिर्च, पर्सनल टच भी है उसमें। तो वो आपसे पूछते भी हैं, ऐसा ठीक है, ये बढ़िया है, आओ कल तुमको फिर दूसरे तरह खिलाएंगे, वो ये भी डिसाइड किया जाता है। तो वो पर्सनल टच है। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं होता ना वहाँ पे कहीं भी आप खा रहे हो तो बस आप खा के चले जाओगे, वो आप पर्सनल टच भी साथ में लेके जाएंगे, फिर आपकी सेटिंग हो गई, फिर आप वहीं जाते रहोगे।
लेदर वेदर इंडस्ट्री ये सब तो खैर दुनिया को पता है, लेकिन ये वहाँ के अलग ऑफ बीट वाले पर्सनल टच हैं। वोकैबुलरी जो आपकी बहुत स्ट्रांग है, नए नए शब्द निकालना, नई नई गालियाँ। देखिए वोकैबुलरी का जहाँ तक है वो ऐसा है कि कानपुर 1857 में क्रांति हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो सबको पता है। तो क्या होता है कि जितना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री जिस जगह की होती है वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ के देशज शब्द डिराइव हो जाते हैं। और कानपुर खालिस अवधी नहीं है और खालिस पूरबिया नहीं है। कानपुर की बोली जो है वो है खड़ी बोली अवधी। खड़ी बोली अवधि में ऐसा होता है कि देशज शब्द भी बहुत आ जाते हैं, कंटाप मार देंगे। अब वहाँ पर लप्पड़ उससे थोड़ा लप्पड़ है। कंटाप का मतलब ये टन से जो आवाज़ आएगी उसको कहा जाता है भाई कंटाप, इसलिए उसका नाम है कंटाप। फिर अभी मैंने कभी रील बनाई थी वीडियो, तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया, लोगों को कहा जाता है साले पधेल पधेल के मारेंगे। तो पधेलना मतलब ये हुआ था कि अंग्रेज़ जब घोड़े बैठे होते थे तो क्रांतिकारियों को बाल से पकड़ के तो पैदल होते थे, तो पैदल लिथड़ते हुए जाते थे। वो लथड़ने के चक्कर में वो शब्द आया था कि पैदल पधेल गए, मतलब गिर गए। तो ये वहाँ से आई थी अलंकारों का प्रयोग। और मुझे याद है अभी भी सीरियस सिचुएशन में मेरा एक दोस्त है और था, मैं उसके साथ थोड़ा सा ऐसे ही सीरियसली किसी को धमकाने की कोशिश कर रहा था। तो कहता है ये थोड़ा डर्टी होगा, पता नहीं सेट करूंगा कि नहीं। वो कहता है मूत के बहा देंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये इसको आप रख सकते हैं। जब आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि धमकी है या ये इस पे हंसे, ये वो क्या कहते हैं, हाँ मतलब वो इस लेवल के अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जैक्टली वो इस लेवल के माफिया हैं कि आपको ये हम कर देंगे, मतलब तुम जानते नहीं हो हमको, वैसी बात है। जैसे कि एक और चीज़ है, ये हमने अपनी एक रील में भी इस्तेमाल किया है, इतना मारेंगे कि सतरंगा मूतोगे। क्या मतलब है इस बात का भाई? एक्सप्रेशन। हाँ एक्सप्रेशन है कि मतलब तुम इतना ज़्यादा डर जाओगे कि तुम्हारे जीवन के सारे रंग तुम्हारे उसमें निकल जाएंगे। क्या मतलब है इस बात? कोई मतलब नहीं, लेकिन है। और ये यूनिकनेस जो है ये वो शहर की है। हाँ जैसे अब जैसे कि कोई मतलब एकदम बहुत सारे लोग हैं कि अपनी शक्ल देखते नहीं ट्रोल करने चले आते हैं। लमतड़ ऐसा उनका, लमतड़ का मतलब होता है कोई भी चीज घिस, लमतड़ मेनली होता है जो शू सोल होता है जो घिस चुका हो, बर्बाद हो चुका हो, छेद हो गया हो, तो लमतड़ सोल ऐसा तुम्हारा मुंह है। लमतड़ वर्ड है। लबरा रहे हो मतलब अब अच्छा, अब ये देखिए लबराना कैसे आया था शब्द। क्या बर बोले जा रहे हैं, आपकी लार आ गई है बोलते लबरा रहे हैं। कि इतना इनको बोलने की पड़ी है कि अपना ही इतना लबरा रहे हैं कि दूसरे को, तो somebody who is trying to be too close to you और आप नहीं चाहते हैं, अरे वो बड़ा लबरिया है, वो चिपक जाता है। मतलब कोई चीज़, अगेन आई हैव यूज दिस इन माई रील्स, की अब कोई सामान आपने ख़रीदा जो कि जितना उसने पैसा मांगा है उस हिसाब का मान लीजिए नहीं है, बहुत बेकार क्वालिटी है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि अरे ये अच्छी नहीं है, उसकी एक सुपरलेटिव डिग्री है कि अबे टकैयल है एकदम, मतलब टके से भी कोई नहीं खरीदेगा, कि एक टके का हिसाब का भी नहीं। ये कहानी है वहाँ की। हाउलेट तो मतलब उस तरह के हैं कि जैसे ये अब अक्रॉस द ग्लोब हो गए हैं। ओके। हाँ जैसे कि मैं खुद अपने लिए जैसे मान लो हमें कोई काम करना है, अब हम वो काम कर नहीं रहे हैं, आलस कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे हैं, अब आखिरी में आ गई एंड डेट, मान लीजिए कोई कोलैब भी होता है ना, बनाना होता है, अब हम आपसे सर पे बैठी कंपनी कर दो, तब हम अपने आप को कहते हैं कि अरे मतलब मैं खुद अपने आप को आईने में देख के कहती हूँ कि हाथन के आलस में मूंछें टेढ़ी है। मतलब मैं अपने आप को कह रही होती हूँ। क्या होता है इसका मतलब? कि आपने मूंछें तो बढ़ा ली, मतलब अब हम स्टार तो बन गए कि अब हम सोशल मीडिया पे कोलैब करेंगे, लेकिन इतने आलसी हैं कि मूंछ को सही नहीं कर रहे हैं। ओके। तो हाथों के आलस में मूंछें टेढ़ी हैं, मतलब उनको आप सेट नहीं कर रहे हो कि इतने आलसी हो कि यहाँ से यहाँ हाथ नहीं जा रहा है। तो ऐसा लगता है आपको कानपुर से नहीं होते तो ये जो आपके एक्टिंग में एक्स्ट्रा हेल्प आपको मिलती है वो कैब से? शायद नहीं मिलती। हाँ शायद नहीं मिलती। और ये सिर्फ कानपुर की बात नहीं है, आप जिस भी जगह से हैं, अगर आप उस जगह से रूटेड नहीं हैं तो आप एसेंस नहीं ला पाएंगे
परफॉर्मेंस में। आप राइटर्स को देखिए, बीट प्रेमचंद, बीट कामता नाथ, बीट हरिवंश राय बच्चन, बीट हरिशंकर परसाई, आप उनका लिटरेचर पढ़िए यार। मतलब, और वो ऐसा नहीं होगा कि उसी जगह का इंसान उसे पसंद करे, ऐसा होगा कि जो वहाँ से मतलब ही नहीं रखता है वो उसे पसंद करे। वरना जो दिल्ली के मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे हमारा क्या लेना देना, वो क्या जाने लमतड़, वो क्या जाने टकैयल। नहीं वो लोग बहुत पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो उनको क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं तो पूछते हैं कि टकैयल का मतलब क्या होता है, कोई कमेंट करता है तो हम उन्हें एक्सप्लेन भी कर देते हैं। वैसी बात है। कानपुर इज वेरी फेमस बिकॉज लिटरेचर का मामला कानपुर में रहा है, तो वहाँ बातें मुहावरों में भी ज़्यादा होती हैं, ये सब भी मामला है, तो वो सब कारण है। पिक्चर एक्टिंग कर रहे थे आप, है ना? हाँ। इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया काम चल रहा है। फिर ये स्टैंड अप कैसे शुरू हुआ फिर? अरे तो वही बात है ना, पिक्चर कर रहे थे, फिर ये इंस्टा भी बढ़िया चल पड़ा। एक्चुअली कोविड के टाइम मेरा मतलब मानसिक तौर पे सब बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे ना, हर कोई हो गया था। तब मुझे नहीं समझ में आया था कि ये करना है। ओके। आई विश कि मैंने ये चीज़ तब शुरू की होती, क्योंकि मैं देखती हूँ उस समय जो क्रिएटर्स थे वो आज काफ़ी आगे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वही आपदा को अवसर बनाना, वैसी बात है। तो ये तब नहीं हुआ, मुझे ध्यान में नहीं आया यार तब। ये तो बस ऐसे कानपुर के नशे में एक बार कुछ हमने बना दिया और फिर वो बढ़ता चला गया। उसके बाद जब स्टैंड अप की बारी आई, क्योंकि मैं थिएटर तो शुरू से करती आई हूँ, पैदाइशी थिएटरिस्ट हूँ। फादर थिएटर करते थे तो उस चक्कर में बचपन से करते आए। तो स्टैंड अप करना इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग और स्टोरीज सुनाने के स्टोरी टेलिंग के परफॉर्मेंसेस करती हूँ। अब मुद्दा ये था कि स्टैंड अप हमने कानपुर से, मैंने एक कसम खाई थी कि स्टैंड अप शुरू होगा तो वो कानपुर से ही होगा भाई। ऐसा क्यों? टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ओके। ये इन लोगों के कारण फेम आया है, तो वो लोग लाइव इसे एंजॉय तो करें कम से कम। दूसरा मुद्दा ये था कि उस साल राजू श्रीवास्तव नहीं रहे जिस साल मैंने शुरू किया, और राजू दादा कानपुर के थे, बचपन में हम लोग उनसे बहुत मिले हैं, और उनकी कॉमेडी तो खैर अब वो लोग तो वो लेवल अलग है, वो लोग अलग लोग हैं। तो मेरा ये समझिए ट्रिब्यूट था कि ये स्टैंड अप एक उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसने इस आर्ट फॉर्म दिया है। क्योंकि वो ज़माना था ना, कैसेट आते थे, कैसेट में रिकॉर्ड होकर आता था इन लोगों का। ये लोग तब स्टैंड अप का कॉन्सेप्ट उतना था नहीं यहाँ, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था तब इसको कॉन्सेप्ट बनाना ये इन लोगों ने शुरू किया। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने कहा कि यार ये चीज़ जो आप इस पे डाल रही हैं सोशल मीडिया पे, ये हम लोग आपको लाइव करते देखना चाहते हैं। तब भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि लाइव करते देखना चाहते हैं, मैं इसे आप स्टैंड अप में स्विच कर सकते हैं। मेरे दिमाग में नहीं आया था ये। पिछली दिवाली पे जब मैं कानपुर गई थी तो ये ऐसे हुआ कि सबने कहा कि जो आप प्रोफाइल देखिए उसमें करती हैं, एक बार यहाँ हम सामने देखना चाहते हैं। तब हमने बैठे बैठे वो 2 दिन में स्क्रिप्ट लिखी घर पे कि दिवाली पे क्या भसड़ें होती हैं घरों में, और सिर्फ मैंने उतना ही परफॉर्म किया कि दिवाली पे जब सहालक भी लगे होते हैं और दिवाली भी होती है और किसी के यहाँ पर शगुन भी जानना होता, कार्ड भी छपना होता, फूफा नाराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमको क्यों लेके आए जाला, तुम खुद ही छपवा लेते कार्ड, जाला मैं क्यों आया हूँ, ये जो भसड़ मचती है। ठीक है भाई, तो वो एक कहानी हमने लिखी और उसको परफॉर्म किया। तो बस उसके बाद वो मेरा पर्सनल मकसद तो राजू जी के लिए था ही, और दूसरा ये था कानपुर शुरू करेंगे भाई। ओके। तो बस। तो अभी कहाँ फिर टूर्स का प्लान है? तो इसका सीजन 1 दिवाली पर हो गया। वो टेक्निकली कहूँ तो वो ट्रिब्यूट था और ट्रायल था। क्योंकि जो आपके शहर के लोग होते हैं, देखिए कमियां आप में होंगी और वो अपनी ओपिनियन देंगे, और वो आपको ओपिनियन ये देंगे कि इसे बेटर कैसे किया जाए। वो चीज़ें मुझे मिली और बहुत अच्छी तरह मिली। इसे कहते हैं ट्रोल और ओपिनियन में फ़र्क। क्यों अगला जब मैंने सीज़न किया तो वो कुछ लोग इतने अच्छे आए कि वो सीज़न 1 भी देखने आए थे और फिर वो सीज़न 2 देखने आए, और उन्होंने कहा कि ये उससे भी ज़्यादा स्मूथ है, इसमें स्टोरी टेलिंग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि कुछ कंपनीज से मेरी बात चल रही है। अब हम सीज़न 1 सीज़न 2 अब इसे हम धीरे धीरे टूर में और सीज़न में स्विच करेंगे। सो एज एन इन्फ्लुएंसर आप काफ़ी ओपन हो इन टर्म्स ऑफ जो आपके एज एन इंडिविजुअल जो आपके हक हैं। सो फॉर एन एग्जांपल बोला जाता है ना कि जैसे जोक्स पॉलिटिक्स पे मत मारो, राइट, या रिलीजन पे मत मारो, या ऐसे कुछ करके देयर आर सम सर्टेन टैबू एरियाज यू डोंट केयर। नो, आई केयर। अगेन, जोक मारना और किसी को
अभद्र शब्द कह देना जो कि उसकी देशभक्ति पर, उसकी नागरिकता पर, या उसके संविधान पर, या उसके धर्म पर, उसके लिए सवालिया निशान लगाए, चाहे वो वैसा हो या ना हो, सवाल वो नहीं है, वो गलत है। ये गलत है। आप सोचें, जैसे कह देते ना लोग, मुझे जब बॉडी शेम करते हैं कि गंजे को गंजा या अंधे को अंधा कह दिया तो बुरा मान गए, मुझे मालूम है इसके पीछे कि उनकी वो क्या है। तो हम तुमको चिरकुट का चिरकुट कह दें तो फिर ना मानना बुरा, तुमको चिरांडू कह दें, चिरांडू गाली नहीं है तो मत मानना बुरा। तो ये वैसी बात है। बहुत पहले का मैंने एक क्लिप अभी वायरल हुई थी राजू श्रीवास्तव की, कि सब पॉलिटिकल लोग बैठे हैं और वो जोक मार रहे हैं। नॉट वंस आई सॉ दैट मैन यूजिंग डेरोगेटरी वर्ड फॉर एनीबॉडी। एक ना जब रिस्पेक्ट का सर्कल बन जाए, और आई थिंक इंटेंट हर किसी को समझ में आता है। अगर मैं अभी Correct. आपसे ना आपके लिए कोई मन से बात निकालूंगा जो मैंने बुरे इंटेंट से कही होगी, शब्द चाहे जितने भी अच्छे हो, आपको समझ आ जाएगा। सीधी सी बात है। हाँ, सीधी सी बात। उन लोगों की लीग ही अलग थी। मतलब मैंने एक वीडियो है जिसमें लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं सामने मैं उसी की बात कर रही थी। ही इज मिमिकिंग, करेक्ट, वो राबड़ी देवी जी ऐसे और वो कहती कितना खुद एंजॉय कर, इसे कहते हैं रोस्ट करना, कि रोस्ट करने जिसको आप रोस्ट करो वो भी तो हंसे। अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी तो हंसे। लेकिन यदि आप सडनली उठकर, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं आप वो व्यक्ति नहीं है, चाहे आप वैसे हैं भी नहीं, मान लीजिए मैं आपको कोई बहुत बड़ी हिंसक गाली दे दूं और आपको पता है कि आप वो नहीं है, तो भी आपको गुस्सा आएगा और शायद आप मेरे ऊपर एक्शन लेंगे। और फिर मैं कह दूं, मैं एक कंटाप मार दूं आपको, रोज कहूंगा अरे हम तो मजाक कर रहे थे, धो देंगे आप मुझे एक दिन। मैं कैसे एक्शन ले लूंगा? आप प्रोफाइल देख लोगी मेरी? अरे अब मान लीजिए कि आप मैरिड हैं। हाँ जी। आपकी प्रोफाइल रोज देखी जाती है। ओके, कौन देखता है? जिससे आप मैरिड हैं। नहीं देखता। तो वो आपको बताती नहीं है। अच्छा, ये इंटरनल होता है, इंटरनल असेसमेंट कहते हैं इसको। नहीं पता नहीं समझे? मेरी तो अब सोचिए वो रोज सुबह उठें और आपको रोज एक कंटाप मार दें और कहें कि अच्छा नहीं बेबी सॉरी आई लव यू। एक दिन आप धो दोगे यार, या आप या यार आपका झगड़ा तो होगा ना। तो ये वैसी बात है कि आप जोक करो, अच्छी बात है, खूब करो, खूब रोस्ट करो। अरे लेकिन मतलब कोई तो आप अगर इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको वो दायरे भी तो पता होंगे। देयर इज ऑलवेज अ लाइन। हाँ यार, मतलब खाना खाते हो, अगर हम कहीं खाना खाने गए हो, बड़ा अच्छा खाना है, तो ठूंस के पेट थोड़ी खराब कर लेते हो, कहीं तो रुकते हो तो रुक जाओ। वो बात है। कानपुर के लोग फैंटेसीज में भी थोड़ी सी विश्वास रखते हैं। अगर मैं एक दिन ऐसा हो गया, राइट, तो मैं ऐसा करूंगा। राइट। तो अगर आप एक दिन कुछ सुपर पावर मिली, लेट्स से आप कुछ भी बन सकते हो, क्या बनोगे? तो मैं क्या बनूंगी? हाँ जी। यार एक तो नहीं है मेरे पास। एक बताओ। बहुत सारे हैं। बताया ना मैंने। एक तो नहीं है। अब देखिए, एक तो वही वाला होता है जो फैंटेसी आपको स्कूल में किया जाता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता। यदि आप प्रधानमंत्री होती। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा। हाँ, ओके। मतलब 9वीं 10वीं में जब मैं थी, तब मेरा कुछ लीडर्स से उस वक्त मेरा मिलना और बातचीत थोड़ी बहुत हुई थी। तब तो आप बाल बुद्धि होते हो, तब तो आपको वो लोग ऐसे लग रहा होता ना, अरे ये यहाँ का और लेकिन बाद में ऑफ कोर्स जब आप पढ़ाई करते हैं, लोगों को समझते हैं, जानते हैं, तो आप इन्फ्लुएंस तो होते ही है ना। तो अब यार एक चीज़ तो नहीं है कि यदि मैं ऐसा होता, हाँ तो प्रधानमंत्री होता वाला तो है कि यदि मैं होता, तो वो तो है फीलिंग ऑफ कोर्स, और क्योंकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है मुझे। दूसरा यार मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं गुरुदत्त होती या दिलीप कुमार होती, मैं हीरोइन और एक्टर के बीच का डिफरेंस मुझे माधुरी दीक्षित और दिलीप कुमार से पता चला है। ओके। हाँ, पहले मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी जब छोटी थी। उसका सरनेम दीक्षित है तो मुझे लगा मेरा भी दीक्षित है वैसा। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तब मैंने दिलीप कुमार की कुछ फिल्में देख ली बाय चांस, टीवी पे आती थी ना, तब मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना है। तो ये वैसा है कि ऐसे तो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं कि काश में ये होती, तो उस काश में प्रधानमंत्री तो है ही। प्रधानमंत्री मुझे बताओ, सबसे पहले तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हाँ, ये बता दें तो अगली बार कोई और पार्टी आनी हो मुझे टिकट ना दे। कैसा आदमी है ये? तो मतलब जहाँ से टिकट मिलेगा वहां से चले जाओगे? देखो, चाणक्य ने कहा था कि ये बतानी नहीं होती बातें। चाणक्य ने भी कहा था
आपके सामने कोई बैठे तो उससे जितनी सारी चीजें निकाल पाओ निकाल लो। हाँ, तो तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन अब जीत गए। समाजवादी देखो, पार्टी से एक तो टिकट मिलेगा तो लड़ोगे? हैं? समाजवादी पार्टी से यदि टिकट मिलेगा तो पहले वो खुद तो आ जाए, तब तो टिकट देंगे। कांग्रेस? अब देखिए, कांग्रेस में भी कुछ लोग मेरे फेवरेट रहे हैं, जिसमें मिसेस गांधी ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। आई नो बहुत लोग बुरा मान जाएंगे, मान जाओ। मिसेस गांधी की पर्सनैलिटी का एक जो चार्म था, करो या मरो, वो मतलब अगर वैसी वाली बात थी कि आग में हाथ दिया है तो वो जलना है, उन्हें पता था। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बेशक आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो परिस्थितियां भी होती हैं, वो आपके चॉइसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी आती है तो वो एकदम रामराज जला देती है, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए उसका नाम राजनीति है। ये महाभारत में भी नहीं हुआ था। तो कोई पार्टी आए और अचानक से कायाकल्प कर दे, ये फिर तो आप फैंटेसी में ही जी रहे हैं। तो अब जैसे देखिए, मिसेस गांधी की अगर मैं इंदिरा गांधी की बातें करूं, उनके बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स थे। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रांग पॉइंट ही नहीं है, एकदम झंड है कोई और वो प्रधानमंत्री बने। तो मैं उनसे बहुत चीज़ों में इंस्पायर्ड हूँ। मैं नरसिम्हा राव से बहुत चीज़ों में इंस्पायर्ड हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी से इंस्पायर्ड हूँ। मैं उनसे मिली भी हूँ और मैंने उनको देखा था और मैं बस सिर्फ मुझे लगा ऐसे नेता भी होते हैं, वो औरा ही अलग। मैं सुषमा स्वराज से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो देखिए क्या होता है कि आप किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी से नहीं, वो बात नहीं है। क्या उस समय वो पार्टी मेरे विचारों से मैच खा रही है, तब तो ठीक है, और नहीं खा रही है तो फिर आप वहाँ काम ही नहीं कर पाओगे ना। कांग्रेस में कौन कौन पसंद है आपको? मिसेस गांधी। ओके। और अगर इकोनॉमिस्ट में बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट है। लीग अलग है ना। हाँ, तो मैं वैसे लोगों को पसंद करती हूँ, लीग वाला। बीजेपी में कौन कौन पसंद है? सुषमा स्वराज, अटल जी, ये तो मतलब अटल Let's जी। talk about people who are currently in the government. देखो ऐसा है, तुम क्यों हमारा दूसरी पार्टियों से पता चले हमने कह दिया कि हमको बीजेपी ये आदमी पसंद है, वो दूसरा उसका अंदर का आदमी बीजेपी में उसको पसंद ना करता होगा, इसका कैंसिल। वही तो चाहता हूँ मैं। हाँ, 2 रुपए की पेंसिल, लेनी का टिकट कैंसिल, वैसा हो जाए। कोई टिकट नहीं कैंसिल होगा। अच्छा बताओ तो। देखिए, अब ऐसा है कि आप मुझे अगर इतना फोर्स करें तो वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं रोस्टिंग सीखना चाहूंगी। जैसे अमित शाह से रोस्टिंग। आप सुनिए तो सही उनके वन लाइनर्स। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर मैं अपनी एकदम पॉलिटिकल किताब खोल दूं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, अगेन ये जनता को भी समझना होगा कि पार्टी में हर जो इंडिविजुअल है, जैसे मान लीजिए एक ही इंडिविजुअल है, इसको मैच कर सकता है, मतलब इसकी बराबरी में कोई आके इसे सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सारा का सारा जो उनका मंत्री परिषद है वो सही हो। ये बात कर रही हूँ मैं। तो वैसे ही अमित शाह को आप अगर एज अ पॉलिटिशियन थोड़ा हटा, देखिए बेवकूफ़ कोई नहीं है, इसीलिए वो पॉलिटिशियन है। बेवकूफ़ कोई नहीं होता किसी पार्टी में। आप उनकी रोस्टिंग स्किल अगर सुनेंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो भी, मतलब आप उनके जवाब सुनिए। अब वो जवाब गलत हो या सही हो, मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल तरीके से सबको सही लगता हो। आधे लोगों को वो सही लगेंगे जवाब, आधों गलत लगेंगे। उससे परे हट के आप एक बार सुनिए, वो जिस तरह से जिस मोमेंट पे जो जवाब देते हैं वो बहुत मज़ेदार लगता है। मुझे वाकई मज़ा आता है। यही मज़ा मुझे अटल जी के में आता था कि वो हाजिर जवाबी थी उनके पास। अब फिर से आपकी बात पर आएँ कि किस पार्टी को मैं ज्वाइन करना चाहूँगी, तो देखिए जब मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूँगी तो उसकी पार्टी मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। अच्छा, पता चल जाएगा। हाँ, वो आपको पता चल जाएगा। ये मतलब चाहता है कि किसी तरह हम नाम ले दें और पता चले कि अगली पार्टी जो थोड़ा सा मेरी बातों को सुन के इनके पॉडकास्ट में लगे हाँ ये लड़की में दम है, पता चले कैंसिल कर दे मेरा टिकट। मेरे गेस्ट वो काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। तो उनको ही पूछा था मैंने, और उनको तो सीधे पूछा मैंने, कहा मोदी जी को पसंद करते हो? तो बताया उन्होंने। वो काफ़ी ऑब्वियसली सीरियस पर्सनालिटी है, तो उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। लेकिन शौक में आता बंदा, अरे ये क्या पूछ रहा है अचानक से। इसमें शौक में आने की बात नहीं है, बहुत सारी। देखिए सिंपल सी बात है, मोदी जी को अगर आपने वोट दिया और वो प्रधानमंत्री बने तो वो आपके वोट देने पर प्रधानमंत्री बने, एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के वो गए और स्कूल में खड़िया से लिख दिया कि आज से मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोट मिला और वो प्रधानमंत्री बन गए। अब किसी भी चीज़ को सिरे से, यही गड़बड़ी हम बार बार करते हैं, इसलिए बाद में ये रो रहे होते हैं
जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को वो एज अ प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, तो कहेंगे कि अब बताओ इसी बात का हम नहीं चाहते थे और ये प्रधानमंत्री बन गए। ये आपकी भी अपनी कमी के कारण वो बने हैं, यदि आपको पसंद नहीं। और जिसको पसंद है उसने ये, उसको तो फिर पसंद ही है, बात ही खत्म हो गई। तो मुद्दा अगेन ये है कि हर व्यक्ति एक पैकेज के साथ आता है। इफ़ यू आर बॉर्न ह्यूमन, यू आर बॉर्न विद प्रॉब्लम्स। ह्यूमन अगर आप योनि में हैं, मनुष्य योनि में, तो आप मुश्किलों और प्रॉब्लम्स के साथ हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, ओपनली कह रही हूँ कि सारी की सारी चीज़ें सही हैं और सारी की सारी गलत भी नहीं होती, वरना सरकार नहीं चलेगी 5 साल। सारी की सारी गलत हैं। और अगर सारी की सारी सही हैं तो आप अगले साल आ गए, अगर सारी की सारी गलत हैं आप नहीं आएंगे अगले साल। तो ये जो इसे नी जर्क रिएक्शन कहते हैं जो लोग करते हैं कि अब हमने ये नहीं, ये क्या हो रहा, फलाना और ढिमका, अरे ये नी जर्क रिएक्शन है। आपने वोट दे दिया, अब आप 5 साल कुछ नहीं कर सकते, टीली लीली वैसी बात है। टीली लीली वाली बात है। अब अगले 5 साल बाद जब ऐसे हो जाता ना, घरों में क्या देते हैं, उसको वोट दे के आना, ये सीख के मत जाओ। अखबार पढ़ लो, चूज कर लो, और अगेन ब्लाइंडली चूज मत करो कि नहीं हम तो क्योंकि इस पार्टी के हैं ऐसी चीज़ें हमें पसंद नहीं है, तो वो कॉलम ही ना पढ़ो, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि वोट किसे देना है। हैविंग सेड दैट, आप अगर किसी नए व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ ही आएगा, ये तय है। ये प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी, इतनी प्रोफाइल क्यों देखते हो आप? ये प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी, तो पता है कहाँ से आया ये? मेरे फादर से आया है। जब भी हम लोग कोई बदमाशी की चीज़ करते थे तो वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो मारने वालों डांटने वालों में से नहीं, वो सिर्फ इतना कहते थे तो ये एक दिन आ गया। और फिर प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी, तो ऐसे हुआ कि किसी व्यक्ति ने मुझे कोई ऊट पटांग शब्द कह दिया, तो हमने क्लिक किया उसकी प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल देखी हमने उसकी, यार ये मतलब ये सरकंडे ऐसी टांगों वाला आदमी मुझे कह रहा है। तो वो अपने आप हमने, तो हम उससे ये कहना चाहते थे कि प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी, कि मतलब तुम बहुत बड़े शाहरुख खान हो जो हमें कह रहे हो। तो ये वहाँ से आया, और सडनली ये लोगों को लाइन अच्छी लग गई, तो मैंने प्रोफाइल देखी, और हाँ, हम कानपुर से दोनों लाइनों को ट्रेडमार्क कर लिया। ट्रेडमार्क कर रखा आपने? हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में गली गली में चोर पाए जाते हैं। तो खाली आप थोड़े ना, कानपुर से बहुत सारे लोग हैं। आई डोंट केयर। हाउ मच डू यू मेक इन अ मंथ? मतलब आप ऐसी बातें हमसे पूछना चाहते हैं कि जो स्टैक्स अभी नहीं लग रहा है वो भी लग जाए। वो कोई बात नहीं, थोड़ा कम करके बता देते हैं, हर कोई किसका सीधा जवाब देखिए सबसे अच्छी बात है, मैं देखिए फिगर तो ऑफ कोर्स नहीं ही बता सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मुंबई बहुत ही महंगी जगह है। न्यूयॉर्क में जो मुंबई में सर्वाइव कर लेता है, कहते हैं वो न्यूयॉर्क में सर्वाइव कर लेता है, बराबर है। मुंबई एक बहुत ख़तरनाक महंगी जगह है। मुंबई में लौकी भी 40 रुपए किलो होती है, जिसे कोई देखना नहीं चाहता उत्तर भारत में। तो यदि आप वहाँ अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे हैं और आप ब्रांडेड कपड़े पहने बैठे हैं, इसका मतलब आप किसी पायदान पे तो ऊपर चढ़े हैं। तो एंड थैंक्स टू डिजिटल मीडिया टू दैट, जब मैं फिल्म्स नहीं कर रही हूँ तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे अफ्लोट रखने के लिए, एंड इन अ गुड वे। मुझे कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि एकदम मैं जाऊं और यूँ नोट उड़ाने लगूं तब मैं अपने आप को बड़ा रिच मानूंगी। तो बस हाँ, इतना मैं कमा लेती हूँ। nice. और ईश्वर करे ऐसा सब कमाएं, जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, क्रिएटिव हैं, वो डेफिनेटली कमाएं। ये मेरी हार्दिक इच्छा रहती है, क्योंकि मैंने देखा है मुंबई में नए एक्टर्स हैं या नए लोग हैं, मतलब अगर उनको मान लीजिए 2000 रुपये मिल रहे हैं किसी चीज़ के, तो लोग चाहते हैं कि उसके 200 रुपये ही दें। तो आई विश कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो मतलब वो कमाएं यार, वो डिज़र्व करते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर मेरे मन में ये भावना उनके लिए होगी तो मेरी कमाई का रास्ता भी ईश्वर कभी नहीं रोकेगा। तो ये कुछ मेरे अपने उसूल हैं। So sweet. एडिक्शन है किसी चीज़ का आपको? हाँ, चाय का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ऐसे अभी ये पॉडकास्ट का शूट खत्म होगा तो पैसे तो आप मुझे दोगे ही। लेकिन ऐसी बात हुई थी क्या? ओके, प्लीज ऐसा मत बोलो। आगे किसी को बात नहीं करूंगा ना, हर कोई ऐसे पैसे एक्सपेक्ट करेगा। आप लोग मत करना, आप लोग मत करना। पड़ेगी मेरे अभी तो मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं चाय तो आपको मुझे पिलानी ही पड़ेगी। और मुझे वाइट राइस का बहुत एडिक्शन है।
वाइट राइस व्हाइट राइस। मेरी डाइटिशियन अब सब कहेंगे ये क्या डाइट करेंगी? नहीं, लेकिन वाइट राइस एज इन अरे चावल यार, नहीं, चावल मतलब भात। खाली आप वाइट राइस खा लेते हो? नहीं बे, सुनो तो। Okay. तो मुद्दा ये है कि लोग, अब अगर मैं कहूंगी कि जैसे डाइटिशियन आपको बताती ना कि ये खाना है वो खाना है, इन दुनियादारी, अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर इतनी डाइटिशियन होके भी आपका ऐसा शरीर है। तो मेरा शरीर इसलिए ऐसा है क्योंकि मैं बीमारियों और व्याधियों को अपने आप से दूर रखना चाहती हूँ। उसका वजन से वास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं 80 साल की भी हो जाऊं तो मतलब मैं बच्चों को गोद वोद में उठा पाऊँ। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें, मैं डांस करती हूँ, योगा करती हूँ और मोस्टली जॉइंट्स की एक्सरसाइज पर ध्यान देती हूँ। तो उन सब के बीच मेरी डाइटिशियन को ये कह देती कि तो आप दूध की चीज़ें छोड़ दो और चावल छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया डाइटिशियन को। नैनी जी सिंगल हैं क्या? हाँ, आपके मतलब फॉलोअर जानना चाहते हैं सबसे ज्यादा। हाँ ये तो है। मैंने भी पूछ नहीं मतलब, पाता, हाँ। हर किसी को लगता है डर। नहीं, काफी लोग बेचारे बहुत अच्छे हैं, इज्जत से पूछते हैं। एक सेकंड, हाँ जी। एक बंदा याद आया। हाँ। उसने कुछ कमेंट किया, आपने उसको कमेंट पे रिप्लाई कर दिया। ओके। फिर आपने एक बारी और रिप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद उसकी जो शुरू हुआ है, हाँ मैं समझ है गई। हाँ, फिर मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। बात कर लो एक बारी उससे। बेचारा दीवाना है यार। सही बात है। हाँ, तो एट दिस मोमेंट यस आई एम। ओके, Yes. वेरी नाइस। सो रैनी जी, थैंक हाँ यू जी। सो मच फॉर Thank बीइंग ऑन you. द शो। थैंक यू। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताने के लिए बहुत मजा आया। फिर हम तुम्हारी प्रोफाइल देखेंगे। फिर मेरी प्रोफाइल आप देखना। बहुत you, बहुत कृपा thank you, होगी आपकी। thank you. प्लीज मेक श्योर के प्लीज ऐसे ही आगे बढ़ते रहें Thank और शहर का, देश का, सबका नाम रोशन करते रहें। Thank you so I wish you much. all the best. Thank you so Thank you. much.